वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ होनर नॉलेज क्लासेस। एक्चुअली काफ़ी समय बीत चुका है लॉकडाउन के पीरियड में और अभी हम वापस पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए आज से हम ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीडरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। एक्चुअली जो चैप्टर इसका पेज नंबर आपको पता होना चाहिए, 290 से लेकर 301 तक इसके पेज नंबर है। ये जो चैप्टर है एक्सीलरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, इस चैप्टर का अगर हम कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर इन 19.1 जो पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन है, और इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन सीखना है और अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो 19.2 के अंदर आप देखिए यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन, मतलब आपको किडनी का स्ट्रक्चर सीखना है और उसके अंदर आपको सीखना है कि नेफ्रॉन के अंदर किस तरह से यूरिन बनता है। The 19.3 is the functions of tubule and नेफ्रॉन जो होता है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है, उसका जो फंक्शन है आपको यहाँ पर स्टडी करना है। The 19.4 is a mechanism of concentration of urine, मतलब जब यूरिन बनता है प्राइमरी लेवल में तो डाइल्यूट होता है और बाद में यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसका मैकेनिज्म जो है वो जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें यहाँ पर अच्छी तरह से इलैबोरेट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 19.5 जो है दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी किडनी के फंक्शन किस तरह से रेगुलेट होते हैं वो हमें सीखना है यहाँ पर। और एक्चुअली किडनी फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किडनी का पहला फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सक्रीशन। दूसरा फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरा फंक्शन है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। चौथा फंक्शन है कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू मेंटेन करना। एंड द फिफ्थ एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज किडनी एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी किडनी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और दो हार्मोन किडनी से प्रोड्यूस होते हैं, एक इरिथ्रोपोइटिन एंड सेकंड इज द कैल्सिट्रॉल। और आप देखेंगे कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के बारे में मैंने आपके पीछे क्लासेस में भी बताया था कि इरिथ्रोपोइटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो दो और कैल्सिट्रॉल, ये जो इसके बारे में हम डिटेल बाद में बात करेंगे, इट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो ये दो फंक्शंस हार्मोन्स के हमने यहाँ पर सीखना है। मतलब स्टार्टिंग में आपको फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस पर भी एलैबोरेट करना है। Now the next 19.6 टॉपिक जो है मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन का अल्टरनेट नेम है यूरिनेशन, मींस हमारे यूरिनरी ब्लैडर से किस तरह से यूरिन डिस्चार्ज होता है, ये मैकेनिज्म, ये रिफ्लेक्स हमें यहाँ पर सीखना है। The 19.7 टॉपिक जो है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, मतलब किडनी नो डाउट इज अ प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आवर बॉडी आल्सो कंटेन some accessory or additional excretory organ like lungs or skin। तो lungs और skin के बारे में भी हमने यहाँ पर देखना है कि किस तरह से वो excretion में help करते हैं। The last topic is a disorder of excretory system। As usual ये human physiology का टॉपिक है, तो human physiology के हर चैप्टर के एंड में हमें disorder सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारा फाइनल एम वही है कि किसी भी चैप्टर के अंदर एक स्ट्रक्चर और फंक्शन सीखने के बाद हमें डिसऑर्डर स्टडी करना है। ओके, नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ चैप्टर। एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि जैसे में 2010 से लेकर 2019 तक ये जो कंटेंट है इस पर एक एवरेज किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, इसका नंबर भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। जैसे अब ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम पर अभी तक 2010 से लेकर 19 तक 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन पर 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल पर 26 क्वेश्चन पूछे गए। एंड आपको दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल पर पूछे गए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये इस चैप्टर का बहुत ही सेंट्रल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म पर 4 क्वेश्चन पूछे गए। बाद में रेगुलेशन ऑफ किडनी पर 13 क्वेश्चन पूछे गए। मिक्टुरेशन पर 4 क्वेश्चन पूछे गए और रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन के अंदर 1 क्वेश्चन और डिसऑर्डर पर 16 क्वेश्चन पूछे गए। यानी एक इंपॉर्टेंस जो है हर कंटेंट का आपके सामने है। एक्चुअली हमें सभी कंटेंट इक्वली फोकस करके पढ़ना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंस आपके सामने यहाँ पर मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ एज यूजुअल हम कोई भी टॉपिक जब सीखते हैं
तो हर टॉपिक जो होता है उसका एक बैकग्राउंड टॉपिक आपको लगते हैं। जैसे आप इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से कमांड करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक आपके बैकग्राउंड टॉपिक होते हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। यानी आपको जो प्रिपरेशन करना है इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपके पास बैकग्राउंड टॉपिक कौन से क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए बैकग्राउंड टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। यानी अपने एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू जो टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर आप एपिथेलियल टिश्यू के डेफिनेशन, टाइप्स, लोकेशन और फंक्शन इसका फिर से एक बार अगर आप रिवीजन और पढ़ाई आप करेंगे तो इस चैप्टर में आपको काफी हेल्प होगी। क्योंकि हमारा जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का जो इंटरनली उसकी लाइनिंग है, दैट इज एंटायर लाइनिंग इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर फिल्ट्रेशन का, सिक्रीशन का और एक्सक्रीशन का काम करने वाली है। तो अगर कोई स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू को फोकस करके स्टडी करता है और इस चैप्टर में एंट्री करेगा तो इस गेट मोर बेनिफिट है। सेकंड चैप्टर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में आपका रेडी होना चाहिए, वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर। क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारे जो फूड है उसके 4 मेन इंग्रेडिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो उनके बारे में जानकारी जो हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ी है उस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। थर्ड जो पार्ट आपको आने वाला किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया का रेफरेंस यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि हमें बाद में ब्रीफ अकाउंट देखना है कि एक्सिलरी जो सिस्टम है आप देखेंगे कि जो मतलब नॉन कॉर्डेट्स थे, इनके अंदर बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ एक्सिलरी ऑर्गन्स थे, एक्चुअली एक्सिलरी सेल थे, टिश्यू थे, ऑर्गन के बाद में सिस्टम बनी है। उसके बारे में आपको फोरिफेरा से लेकर कॉर्डेट तक किस तरह से एक्सिलरी ऑर्गन उसकी लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हमारा पास्ट नॉलेज है, जो कि हम आगे चलकर रिवाइज करने वाले हैं। एंड द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द सेल। क्योंकि सेल का जो चैप्टर हमने सीखा है उसके अंदर अलग-अलग ऑर्गेनेल सीखे हैं, तो वो भी आपका बैकग्राउंड, अगर इस तरह से आपका बैकग्राउंड टॉपिक अगर रेडी होगा तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड टॉपिक, नाउ एंटर इन आवर टॉपिक। नाउ यू कैन सी द एनिमल जो होते हैं, एनिमल के बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस जब सेल लेवल में चलती है उस समय एनिमल अपने बॉडी के अंदर या सेल के अंदर अलग-अलग जो कंपाउंड है वो एक्युमुलेट करते हैं। जैसे कि आप एक देखते हैं कि एनिमल एक्युमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, CO2, Na+, K+, Cl- फॉस्फेट। तो ये जो ऑल कंपाउंड्स है या आयंस है, ये एनिमल के सेल में एक्युमुलेट होते हैं, और एक्युमुलेट दो तरीके से होते हैं। एक तरीका ये है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेल के अंदर जो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म चलता है, उस समय ज्यादातर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर ये सब प्रोडक्ट बनते हैं और ये एक्युमुलेट होते हैं। सेकंड तरीका एक्युमुलेट होने का ये है कि एक्सेस इंटेक, यानी इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट जो है अगर उसका एक्सेस इंटेक होगा तो दैट विल आल्सो एक्युमुलेट। क्योंकि एक्सेस कोई भी होगा, कोई भी कंपाउंड होगा या मिनरल होगा, सेल उसको यूज नहीं कर पाती है, सेल के लिए एक तरह से वो एक्सिलरी प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं इस तरह से इस प्रोडक्ट को एक्युमुलेट करते हैं। Now all these products are now become excess for the cell and now they consider as an auxiliary product. अभी जो auxiliary product है ये बॉडी के से या सेल में से पार्शियल या टोटली रिमूव होते हैं फ्रॉम द बॉडी। यानी कंसेप्ट ऐसा नहीं कि auxiliary product 100% बॉडी से रिमूव होता है, ये डिपेंड करता है कि वो पार्शियली या टोटली रिमूव हो सकता है फ्रॉम द बॉडी। नाउ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे सेल है तो हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। और आपको पता है कि इसकी दो कैटेगरी होती है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एक मतलब एनाबॉलिक और सी मतलब कैटाबॉलिक। तो एक्चुअली इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, और इस मेटाबॉलिक वेस्ट को जब हम रिमूव करते हैं तो इस रिमूव करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन, यानी इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन, जो हमारा टाइटल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये जो बेसिक प्रोसेस है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है।
एक्चुअली यहाँ पर अभी दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको डिफरेंशिएट करना है, उसमें से एक टर्म मतलब वो जो टर्म है आपको डिफरेंशिएट करना है, एक्सक्रीशन एंड इजेशन। These are the two different processes. क्योंकि एक्सक्रीशन means removal of nitrogenous removal of metabolic waste from the body. Metabolic waste मतलब जो सेल के अंदर रिएक्शन होते समय जो बनता है उसे कहते हैं metabolic waste. And that phenomenon is called excretion. And excretion जब आप concept explain करते हो तो उसमें removal of metabolic waste is very important. और जो आप इजेशन कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हम इसे कहते हैं, तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है। एक्चुअली सॉलिड वेस्ट ये जो है ये सेल के अंदर नहीं बनता है, इट इज नॉट मेटाबॉलिक प्रोसेस, बट यू कैन सी हियर दैट इज अ सॉलिड वेस्ट जो रिमूव होता है, तो इसे कहते हैं इजेशन। और एक्सक्रीशन जो होता है दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और एक्सक्रीशन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द ऑर्गन दैट इज कॉल्ड किडनी and ejection performed by the large intestine and rectum। यानी दो टर्म्स आपको यहाँ पर पहले डिफरेंशिएट करना है। कई बार हमें लगता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्चुअली रिमूवल ऑफ वेस्ट में डिफरेंस है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। तो हमारे बॉडी में दो प्रकार के वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। यदि अगर आप मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं तो दैट फिनोमेनन इज नोन एज एक्सक्रीशन, और उसमें किडनी का प्राइम रोल होता है। और अगर आप रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट कहेंगे तो दैट phenomenon is called ejection, जिसके अंदर large intestine और rectum play very significant role। Actually ejection phenomenon हमने digestion चैप्टर में हम सीख चुके हैं। इस चैप्टर में जो फोकस करना है कि हमारे बॉडी के जो बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट है, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह से रिमूव करने वाले हैं। नाउ वी शिफ्ट हियर टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअली मेटाबॉलिक वेस्ट बनता कैसे है और किस तरह से बनता है। तो एक्चुअली हमें देखना है कि जब हम फूड का इंटेक करते हैं, तो फूड का इंटेक जब हम करते हैं तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसके बारे में हम डिटेल जानकारी हमने डाइजेशन में भी सीखी, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी सीखी। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो डाइजेस्ट होने के बाद उसका बनता है ग्लूकोज सिंपल फॉर्म, और ग्लूकोज वाया ब्लड गोस टू द एवरी सेल, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट वहां पर बनता है, मतलब आप देखेंगे CO2 और H2, तो यहाँ पर CO2 H2 मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनल मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 और H2 होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना है कि जो फैट होता है, तो फैट का भी जब डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। आपको पूरा मैकेनिज्म पता ही है कि फैटी एसिड मतलब विलाई के अंदर, लैक्टल के अंदर एब्सॉर्ब होते हैं, उसके अंदर आप मिसेल्स, बाद में काइलोमैक्रोन बनते हैं, फिर लिम्फ, वाया लिम्फ, इट एंटर इनटू ब्लड। ये प्रोसेस आपने सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आपको इसको घर पर थोड़ा रिवाइज करना है। तो फाइनली ये फैट जो हैगा, फैट भी सेल जब यूज करती है, यानी फैटी एसिड जब यूज होता है तो CO2 और H2 वहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। नाउ एक्चुअली ये दो ग्रुप, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एक ग्रुप में ले सकते हैं और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को अनदर ग्रुप में लेंगे, क्योंकि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। जब इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। यानी हम देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजन वेस्ट, बट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजन वेस्ट। ये पॉइंट आपको यहाँ पर मेनली ध्यान रखना है कि मतलब एक्सक्रीशन के अंदर हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करते हैं और मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं, तो उसके अंदर रोल होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का रोल होता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक CO2 है, H2 है और तीसरा है नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाउ एक्चुअली ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको बॉडी के बाहर हमें निकालना है, रिमूव करना है। तब इसको बॉडी के बाहर कैसे रिमूव करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें यहाँ पर थोड़ा फास्ट नॉलेज हमारा यूज करना है। अगर CO2 अगर हमारे बॉडी में तैयार होता है तो CO2 को हम एलिमिनेट करते हैं थ्रू लंग्स, यानी एक्सपायरेशन प्रोसेस के टाइम पर हम CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सेकंड थिंग दैट यू स्टडीड इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट CO2 वाटर के साथ कंबाइन होता है, H2CO3 आयंस बनते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी इसके पहले सीखा कि इसके लिए फास्टेस्ट एंजाइम जो होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 बनता है और H2CO3
बॉडी से एलिमिनेट होता है। और आपने देखा है कि CO2 मैक्सिमम जो बॉडी से एलिमिनेट होता है वो H2CO3 के फॉर्म में एलिमिनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में आपने देखा था कि ये रिमूव होता है। और इसके लिए आपने एक टॉपिक आपको यहाँ पर थोड़ा प्रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेनन। वहां पर हमने देखा था कि H2CO3 का रोल CO2 एलिमिनेशन किस तरह से होता है। तो तीसरा तरीका है CO2 को बॉडी के बाहर निकालने का, दैट CO2 से यूरिया बनता है। क्योंकि जब CO2 अमोनिया के साथ कंबाइन होता है, बाद में यूरिया साइकिल के अंदर देखने वाले हैं, तो वहां पर यूरिया बनता है। यानी CO2 को एलिमिनेट करने के 3 तरीके हैं। तो हमने एक टॉपिक यहाँ पर देखा कि CO2 किस तरह से एलिमिनेट होता है। तो CO2 लंग्स के थ्रू H2CO3 के फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में, क्योंकि जब ये अमोनिया के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वहां पर यूरिया तैयार हो जाएगा। तो 3 तरीके से CO2 यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। और एक्चुअली ध्यान रखना कि जो वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, तो वाटर का एक्सेस वाटर जो भी होगा वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट होगा, एक्सेस वाटर स्वेट के थ्रू रिमूव होगा, और एक्सेस वाटर लंग्स के थ्रू भी रिमूव होता है। क्योंकि ब्रीदिंग चैप्टर या रेस्पिरेशन चैप्टर में ह्यूमन रेस्पिरेशन में सीखा था कि हम जो एयर एक्सपायर करते हैं वो एयर ह्यूमिड होती है, तो उस एयर के साथ वाटर भी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आता है। और जो एक दिन के अंदर करीबन 400 ml वाटर पर डे इज एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स, ये भी पॉइंट सिग्निफिकेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। यानी 400 ml वाटर हम एक्सपायरेशन प्रोसेस में एवरी डे हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं। दैट पॉइंट शुड बी फोकस बाय। नाउ यहाँ पर हमने देखा कि CO2 का एलिमिनेशन किस तरह से हो रहा है, वाटर का एलिमिनेशन किस तरह से हो रहा है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होने वाले किडनी से, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने के लिए किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द टॉपिक वी हैव टू कम हियर, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हमने अभी तक देखा कि हमने बाकी सारे वेस्ट देखे, CO2 का देखा, वाटर का देखा। अभी हम तीसरे पार्ट प्रपोज कर रहे हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो हमें समझना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट एक्चुअली बनते कैसे हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि दोनों भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, और दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होने की वजह से एक्चुअली वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है। तो व्हाट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर देयर, तो उसमें पहला नाइट्रोजन वेस्ट आपको जो मतलब कंसीडर करना है वो प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्मिंग बॉडी इज अमोनिया, द सेकंड इज यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। तो 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जिस पर हमें फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एक्सिल प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर, दैट विल एक्सप्लेन यू आफ्टर 5 or 10 minutes we can come to that topic। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन वेस्ट जब हम कहेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। जो प्राइमरी होता है अमोनिया, सेकंड यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। ये मेन नाइट्रोजन वेस्ट है। नाउ जैसे हमने यहाँ पर देखा कि चैप्टर के अंदर 2 मेन पॉइंट यहाँ पर है। किडनी के वैसे 2 मेन फंक्शन है, एक है एक्सक्रीशन एंड सेकंड है ऑस्मोरेगुलेशन। अभी तक हमने जो फोकस किया था वो टॉपिक था एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन के अंदर हमने देखा कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमें सेकंड पार्ट जो है उस पर फोकस करना है कि सेकंड फंक्शन जो है किडनी का वो है ऑस्मोरेगुलेशन। सेकंड फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोरेगुलेशन, इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, क्योंकि हमारे सेल की फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। दैट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इज टू बी मेंटेन टू रिमेन सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव। इसलिए हमारे हर सेल के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होता है, और ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने का काम पूरे बॉडी के लिए किडनी करती है। नाउ जैसे हमने टर्म देखा ऑस्मोरेगुलेशन, तो यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पर फोकस करना है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड नेक्स्ट इज द ऑस्मो रेगुलेटर। ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आप देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स है आपको वापस जो 12वीं के जो चैप्टर्स है इकोलॉजी एनवायरनमेंट के, वहां पर आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर भी चैप्टर के अंदर ये दोनों टर्म्स वहां पर आने वाली है। एक कंसेप्ट है ऑस्मो कन्फॉर्मर
और सेकंड कंसेप्ट है ऑस्मो रेगुलेटर. Now we try to understand what is a osmo conformer and what is osmo regulator. Now osmo conformer वो organisms होते हैं जिनकी osmotic condition of the body changes according to surrounding. मतलब कुछ एनिमल होते हैं कि वो अपनी osmotic condition surrounding के according to surrounding change करते हैं. जैसे कुछ aquatic animals होते हैं, अगर बाहर osmotic condition कम है तो उनकी भी बॉडी का osmotic condition कम होती है. तो जो एनिमल अपनी ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर. यानी अपने बॉडी की ऑस्मोटिक कंडीशन को स्टेडी मेंटेन नहीं कर पाते हैं. अगर उनके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में यदि कोई ऑस्मोटिक चेंज होता है, उसी प्रकार का चेंज उनके बॉडी में भी होगा तो उसे कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर. And the second category is a osmo regulator. Now osmo regulator मतलब they do not change their osmotic condition according to surrounding. यानी बाहर की environment में यदि अगर कोई change होता है osmotic, तो वो बदलाव उनके बॉडी के अंदर होने वाला नहीं है. मतलब वो अपने osmotic condition, उनके osmotic condition of body do not change according to surrounding. यानी वो उन्हें कहते हैं osmo regulator. एक्चुअली रेगुलेटर वर्ड आपको यहाँ पर पता है, रेगुलेटर है कंट्रोल करना. मतलब वो उनकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे मेंटेन करते हैं. इस मतलब रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन वो अपने बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन करते हैं. इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर. लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो आपको बाद में एनवायरनमेंट सेक्शन में सीखना है कि नेचर के अंदर मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म जो ऑस्मो कन्फॉर्म है. क्योंकि एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेटर अगर कोई एनिमल बनता है तो उसको ये रेगुलेट करने में इट इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है. मतलब इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और ये एनर्जी एक्सपेंस करना हर एनिमल को पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ओनली सम एनिमल, उसमें पर्टिकुलर आप देखेंगे मैमल जो है, मैमल ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं. तो कुछ हायर एनिमल्स के अंदर ये ऑस्मो रेगुलेटर वाला मैकेनिज्म है. बाकी रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर क्योंकि दे कैन नॉट टॉलरेट द वी कैन से एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इसलिए वो उनके पास एक अडैप्टेशन है कि अपने बॉडी का ऑस्मोटिक कंडीशन को सराउंडिंग के साथ मैच करना. यानी दे कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक चेंजेस. ध्यान रखना ऑस्मो कन्फॉर्मर कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक चेंजेस while osmo regulator cannot tolerate wide range of osmotic changes. Now I explain you the osmo conformer and osmo regulator. अभी दो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए. अब इसके बाद हमें अगले टॉपिक पर जाना है. अगला टॉपिक जो है that is other X-ray products. मतलब apart from that, जैसे हमने देखा कि X-ray प्रोडक्ट के अंदर हमने यहाँ पर देखा कौन सा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. लेकिन इसके अलावा भी कुछ अदर एक्सरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बनते हैं या कुछ एनिमल्स के बॉडी में बनते हैं. जैसे इसके अंदर एक एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अमोनिया टॉक्सिक होता है तो उसका कन्वर्जन TMAO में बनता है. और TMAO मतलब ट्राइमिथाइल अमाइड ऑक्साइड, ये जो होता है ये नॉन टॉक्सिक बनता है. तो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ एक्सिलरी प्रोडक्ट. यानी आपकी लिस्ट अभी बढ़ रही है. जैसे आपने शुरुआत में देखा था अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. Now increase your list of X-ray product. उसके अंदर एक और एक आ गया TMAO. आपको पता है कि एक्चुअली प्राइमरी X-ray प्रोडक्ट हमेशा अमोनिया होता है क्योंकि जो भी प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, एक्चुअली हम न्यूक्लिक एसिड तो खाते ही है. जैसे हम कोई भी, जैसे आप व्हाट यू टेक द फूड वेज और नॉन वेज, उसके अंदर तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है यानी RNA है. यानी आप न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते ही है, यानी आप DNA RNA खाते हैं. तो आप जो भी DNA RNA खाते हैं तो उससे और प्रोटीन से जो नाइट्रोजनस बेस बनता है तो उसका प्राइमरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है. तो अमोनिया टॉक्सिक होता है. यानी अमोनिया बॉडी कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम या अमोनिया बॉडी ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकती है क्योंकि बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होता है. तो बॉडी विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट अमोनिया इनटू नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट. उसका एक एग्जांपल है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनिया जो टॉक्सिक है इसका कन्वर्शन TMAO, that is a trimethyl amide oxide हो रहा है. So this is one additional X-ray product you should be knowing.
क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अपडेट नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम अदर प्रोडक्ट भी यहाँ पर सीख रहे हैं। वन मोर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, एक प्रोडक्ट दैट इज अ गुआनिन। तो गुआनिन जो होता है वो अमोनिया का ही कन्वर्शन होता है। अब देखेंगे कि अमोनिया जो होता है हाईली रेडली सोल्यूबल इन वाटर है, टॉक्सिक है, और आपको पता है कि टॉक्सिसिटी अगर किसी भी प्रोडक्ट की कम करना है तो उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में लाना पड़ता है। एंड सेम थिंग हैपन इन बॉडी, मतलब एक्चुअली अमोनिया बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक है, तो उस टॉक्सिक प्रोडक्ट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी कम करना है, तो हमें उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो कुछ एनिमल्स के अंदर अमोनिया कन्वर्ट इनटू गुआनिन। गुआनिन वैसे आपको पता है वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ एनिमल अमोनिया का कन्वर्शन गुआनिन में करते हैं, क्योंकि गुआनिन इनसोल्यूबल होता है और गुआनिन जो होता है एक्सीड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और इनसोल्यूबल होने की वजह से क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। तो एक्चुअली ऐसे जब कोई भी एक्सीड प्रोडक्ट अगर इनसोल्यूबल या क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो बॉडी उसको एक लंबे समय के लिए स्टोर कर सकती है, और उससे जो हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर होने वाले कम हो जाते हैं। इसके आप पूरे चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट एक्चुअली बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी ट्राई करती है कि उस टॉक्सिक प्रोडक्ट का टॉक्सिसिटी कम करे, और टॉक्सिसिटी कम करने का एक मैकेनिज्म ऑफ बॉडी के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर आप एक्सपीरियंस करेंगे। उसकी हम सोल्यूबिलिटी कम करते हैं और इनसोल्यूबल करके हम उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाते हैं, एंड दैट्स व्हाई बॉडी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक लंबे समय के लिए स्टोर कर सकती है। अभी तीसरा एक एक्सट्रीम प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एलेक्ट्रोनिन। अभी जो एलेक्ट्रोनिन जो है एक्चुअली कैसे बनता है, तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स शॉर्टकट में आपको लिखा है, तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स ब्रेक डाउन होने के बाद उससे बनता है एलेक्ट्रोनिन। एक्चुअली एलेक्ट्रोनिन जो होता है वो एक्सक्रीटेड बाय एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स, मतलब ज्यादातर ध्यान रखना कि एक्चुअली ये मैमल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स के अंदर एक्सक्रीशन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन का कौन से फॉर्म में होता है, तो एलेक्ट्रोनिन के फॉर्म में होता है। मतलब आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखना है, क्योंकि हम जानकारी जो ले रहे हैं तो जानकारी लेने का जो मतलब है कि वी शुड एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज, और सीखते वक्त आपको ध्यान देना है कि इसका कन्वर्शन क्वेश्चन में कैसे होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी समय आपके दिमाग में रिएक्शन होना चाहिए कि आपके सामने जो इंफॉर्मेशन मैं डाल रहा हूं उसके तुरंत आपके दिमाग के अंदर एमसीक्यू बनने चाहिए। उस पर कौन कौन से टाइप का एमसीक्यू बन सकता है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है, क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी समय आपको इस पर एक पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस के आपके ध्यान में आने चाहिए, क्योंकि वो स्किल आपको पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है। फिर इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन कम होता है और आपको आंसर्स भी जल्दी क्लिक होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि जब भी कंटेंट आप सीख रहे हो उस पर पॉसिबली कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इस पर आपको सोच विचार करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, अभी देखो हमने जो प्रोडक्ट सीखे थे, जैसे हमने पहले तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मैंने यहाँ पर टीएमके एक्सप्लेन किया, गुआनिन एक्सप्लेन किया, एलेक्ट्रोनिन जो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी अगले प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज अ बेंजोइक एसिड। नाउ रिगार्डिंग दिस बेंजोइक एसिड, एक ध्यान रखना कि बेंजोइक एसिड जब ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होता है तो ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होने के बाद बनता है हिप्यूरिक एसिड, और हिप्यूरिक एसिड प्रोड्यूस इन मैमल्स। मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं कि हिप्यूरिक एसिड कौन से प्रोडक्ट से बन रहा है, बेंजोइक एसिड पर ग्लाइसिन से बन रहा है हिप्यूरिक एसिड, किसमें बन रहा है, मैमल में बन रहा है। यानी इस तरह से क्वेश्चन आप ध्यान में रख सकते हैं कि हिप्यूरिक एसिड एक कॉम्बिनेशन है बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन का। शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद करना है, क्योंकि जैसे कंटेंट में पढ़ा रहा हूं उससे आपको ट्रिक भी ध्यान रखना है कि हाउ टू रिमेंबर दिस। तो जैसे आप लिखेंगे P plus G is equal to हिप्यूरिक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन हिप्यूरिक एसिड बनता किसमें है, मैमल्स में बनता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि बेंजोइक एसिड प्लस और नहीं थी अगर कंबाइन होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्निथोरिक एसिड बनता है, और ऑर्निथोरिक एसिड बनता है बर्ड्स के अंदर। तो ऑर्निथोरिक एसिड बनता है बर्ड्स के अंदर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हिप्यूरिक एसिड मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो उस तरह से आपको हर कंटेंट को देखते वक्त
एमसीक्यू की डिजाइन पर ध्यान देना है कि प्रश्न किस तरह से बनेगा, क्योंकि जब तक आप इस तरह से खुद को ट्रेन नहीं करेंगे तो आपको सीखने का मजा भी नहीं आएगा और आपको वो कंटेंट मतलब डीपली अंडरस्टैंड नहीं होगा, आपके दिमाग में पेनिट्रेट नहीं होगा। तो एवरी टाइम यू शुड बी थिंक अबाउट एमसीक्यूज, इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और एक्चुअली मैंने थोड़ा स्कीमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको सीखते वक्त मतलब डिफिकल्टी कम हो। नाउ अदर प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पर देखना है वो देखना है कि एक क्रिएटिन है और यहाँ पर क्रिएटिनिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक है आपका क्रिएटिन एंड एक है क्रिएटिनिन। तो दोनों टर्म्स कई बार हमें कंफ्यूज करती है, उन दोनों टर्म का हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया हुआ है। बायोलॉजी में यही करना पड़ता है कि जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं उनको आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने से कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक टर्म है क्रिएटिन एंड सेकंड इज अ क्रिएटिनिन। नाउ क्रिएटिन बनता कैसे है? तो क्रिएटिन जो एक्सेस अमीनो एसिड्स है जो लिवर के अंदर कन्वर्ट होते हैं क्रिएटिन के अंदर। तो ध्यान रखना कि जो भी एक्सेस अमीनो एसिड है दैट गोस टू लिवर एंड दैट कन्वर्ट इनटू क्रिएटिन। अभी इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको लिवर का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होने चाहिए कि जो मैंने आपको मतलब डाइजेशन से पढ़ाया था। तो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू द 25 फंक्शंस ऑफ लिवर। तो आपको एक होमवर्क यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिवाइज ऑल 25 फंक्शंस ऑफ लिवर। और इस चैप्टर के अंदर लिवर का काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसके पहले कौन सीखा था कि लिवर इज अ मेजर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। यानी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करना ये लिवर का फंक्शन है। इसके आप देखेंगे कि मेजॉरिटी एक्टिविटी और लिवर एक्ट एज केमिकल फैक्ट्री वो भी आपको पता था। और इसलिए ध्यान रखना कि मेजॉरिटी रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन लिवर। इसलिए ध्यान रखना कि लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू क्रिएटिन इन द लिवर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मतलब जगह आपको पता चल रहा है ये तो मतलब अमीनो एसिड कन्वर्ट हुआ क्रिएटिन में और जगह की लिवर। अभी ध्यान रखना कि क्रिएटिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है कि क्रिएटिन अपसेट इन नॉर्मल यूरिन। यानी अगर कोई हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन के यूरिन में क्रिएटिन अपसेट होता है। जब को पॉइंट मार्क करना है कि नॉर्मल पर्सन के यूरिन में क्रिएटिन अपसेट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल यूरिन में होता नहीं। नाउ फिर क्रिएटिन होता किस में है? तो क्रिएटिन प्रेजेंट इन, यहाँ पर आपको पार्ट करना है, क्रिएटिन प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मींस न्यूबॉर्न बेबी। इन्फेंट मींस न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके यूरिन में भी क्रिएटिन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिन प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स पर आपको फोकस करना है कि क्रिएटिन नॉर्मल पर्सन के यूरिन में नहीं होता है और क्रिएटिन प्रेजेंट इन इन्फेंट्स एंड द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर मींस आफ्टर पार्टुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ के बाद जो 6 to 7 मंथ जो फीडिंग पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड एंड दैट मदर इज कॉल्ड लैक्टेटिंग मदर एंड ए इन्फेंट प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर के यूरिन के अंदर क्रिएटिन होता है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिन पहले दिमाग में पेश करो और उसके बाद क्रिएटिनिन पर आप फोकस करना है। तो क्रिएटिनिन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन। मतलब ध्यान रखना तो वो ये जो क्रिएटिन है इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट कौन है? इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है क्रिएटिन। ओके तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्रिएटिन जब ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा क्रिएटिन। एक सिंपल सा पॉइंट रखना है कि क्रिएटिनिन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन। ठीक है, अभी हमें ये ध्यान रखना कि क्रिएटिन जो है क्रिएटिनिन बनेगा कैसे। तो क्रिएटिनिन यहाँ पर ध्यान रखना पर तो क्रिएटिन किस तरह से यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्रिएटिन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्रिएटिन फॉस्फेट करके एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है जो मसल्स में होता है। एक्चुअली जब हमने मसल का कॉन्ट्रैक्शन सीखा था तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो एटीपी जनरेट होता है उसके लिए आपने सीखा होगा या अगर आपको याद आ रहा है तो क्रिएटिन फॉस्फेट एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है जो मसल्स के अंदर होता है और जिससे यहाँ पर बनता है क्रिएटिनिन बनता है। यानी
ध्यान रखना कि क्रिएटिनिन बनता कहां पर है, मसल्स के अंदर बनता है, और क्रिएटिन बनता कहां पर है, लीवर पे बनता है। तो क्रिएटिन फॉर्म इन लीवर एंड क्रिएटिनिन फॉर्म इन मसल्स, यानी मैच द कॉलम में आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको खुद का भी मेमोरी टेक्निक आप याद कर सकते हैं। TINE अगर होगा तो लीवर, और TINI होगा तो आप देखेंगे मसल्स। इस तरह से आप उसको मैच द कॉलम कर सकते हैं। और फिर ये जो क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द यूरिन, या हमारे यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट होता है। मतलब आप देखेंगे कि नॉर्मल पर्सन के यूरिन में क्रिएटिनिन होता है, ध्यान रखना, और क्रिएटिन नॉर्मल यूरिन में अपसेट होता है। तो ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसको थोड़ा फोकस करना है, उसको थोड़ा रिवाइज करना है, ताकि अच्छे से आपके दिमाग के अंदर दो कंसेप्ट फिट हो जाए। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि हमने कहा था कि जैसे नाइट्रोजन बेस्ड होता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीन नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि यूरिया बनता कैसे है, और यूरिया बनने का मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसके लिए अगला टॉपिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यूरिया साइकिल। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है यूरिया साइकिल, ओके। नाउ यूरिया साइकिल मतलब यहाँ पर देखना है, इसका अल्टरनेट नेम है ऑर्निथीन साइकिल, इसका अल्टरनेट नेम है ऑर्निथीन साइकिल, और इसका और एक अल्टरनेट नेम है क्रेब-हैंसलेट साइकिल। यानी यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब-हैंसलेट साइकिल। एक्चुअली एमसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीनों अल्टरनेट नेम सेम टाइप पर याद होने चाहिए, ओके। तो तीन पार्ट है, पहला क्या है यूरिया साइकिल, दूसरा अल्टरनेट ऑर्निथीन साइकिल, तीसरा पार्ट है क्रेब-हैंसलेट साइकिल। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर साइकिल, इस पूरे साइकिल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी एक पॉइंट है रखना कि एक्चुअली यूरिया जो बनता है वो अमोनिया से बनता है, और उस बनने की जगह है लीवर। तो यूरिया कैसे बनता है कि अमोनिया के मतलब दो मॉलिक्यूल और एक CO2 का मॉलिक्यूल, दोनों जब कंबाइन होते हैं, एक्चुअली अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, हमें उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसकी टॉक्सिसिटी हमें कम करना है। तो दो अमोनिया मॉलिक्यूल और एक CO2 जब कंबाइन होगा तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर के अंदर, और उससे बनता है यूरिया। लेकिन ये जो पूरे प्रोसेस के अंदर 3 ATP का एक्सपेंस होता है, खर्च करनी पड़ती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। एक हमेशा ध्यान रखना, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चैप्टर के अंदर कंक्लूड करना है कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नीड एनर्जी, ओके। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नीड एनर्जी, और इसलिए जिन एनिमल के पास एनर्जी ज्यादा है वही डिटॉक्सिफिकेशन फिनोमेनन करते हैं, और जिनके पास एनर्जी कम है वो अमोनिया रिलीज करते हैं। बाद में हमें मोड ऑफ मतलब मोड ऑफ एक्सक्रीशन जब हम देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, जैसे हम यहाँ पर अभी सीखने जा रहे हैं कि लीवर के अंदर यूरिया साइकिल किस तरह से रन होती है। अभी हमारा नॉलेज क्या है, ध्यान रखना, यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब-हैंसलेट साइकिल, और लीवर के अंदर किस तरह से ऑर्निथीन साइकिल, यूरिया साइकिल रन होती है। अब एक मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाया, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा थोरैक्स पार्ट है, एब्डोमेन है, डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे लीवर है। नाउ लीवर का हिस्टोलॉजी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो लीवर होता है, लीवर तो मैंने यहाँ पर गॉल ब्लैडर वगैरह दिखाया है, और लीवर का जब आप सेक्शन लेते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर हेक्सागोनल जो होते हैं, हेक्सागोनल पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओके। हेक्सागोनल पार्ट्स होते हैं, और हेक्सागोनल पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिपैटोसाइट से होती है, हिपैटोसाइट मतलब लीवर से। तो एक्चुअली यूरिया बनने का जो प्लेस है, मतलब जो एरिया है जहां पर यूरिया बनने वाला है, वो है लीवर से, वो है लीवर से वाला पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर हिपैटोसाइट दिखाई, यानी लीवर से दिखाई। अभी हिपैटोसाइट को मैंने यहाँ पर इलाज किया, हिपैटोसाइट के अंदर आप देखेंगे तो हिपैटोसाइट के अंदर यूरिया साइकिल का कुछ हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कुछ हिस्सा साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि मैंने यहाँ पर इलैबोरेट किया है। यानी आपको अभी तक अगर आप रिकैप करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि अभी जब सीख रहे यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, अल्टरनेट नेम है क्रेब-हैंसलेट साइकिल, और
यूरिया साइकिल कहाँ पर होने वाला है? यूरिया साइकिल लीवर में होने वाला है। लीवर के जो सेल होते हैं, ऑलरेडी आपको हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर पता है, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता है। आपको ये काम करना है कि लीवर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है घर पर। मतलब आपको होमवर्क है कि राइट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, और उसके सारे टाइटल्स आपको अच्छी तरह से याद करना है, यानी आपको यहाँ पर वो काम में आना होगा। अभी हिपैटोसाइट मतलब लिवर सेल, और लिवर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, वहां पर यूरिया साइकिल रन होगा। मतलब अल्टीमेट आपको क्या ध्यान रखना है? अल्टीमेट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्निथिन साइकिल, ये यूरिया साइकिल लीवर सेल के यानी हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साइटोप्लाज्म में होने वाला है। यानी यूरिया साइकिल का कुछ पार्ट हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है और कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होने वाला है, जो तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। नाउ ये जो आउटलाइन मैंने दिखाया, ये आउटलाइन की सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने इलाज किया। अभी आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल। लिवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी हिपैटोसाइट का माइटोकॉन्ड्रिया है। और एग्जैक्टली अभी आपको मतलब ये दिमाग में रखना है कि अभी आप हिपैटोसाइट के अंदर है और हिपैटोसाइट के अंदर आप पहुंचे हैं और वहां पर आप माइटोकॉन्ड्रिया पर फोकस कर रहे हैं। यानी यूरिया बनने की जो शुरुआत है, यूरिया साइकिल की शुरुआत कहां से होगी? तो आपके दिमाग में एकदम सीधा पॉइंट होना चाहिए कि लिवर सेल यानी हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूरिया साइकिल का स्टार्टिंग होता है, यानी जो पार्ट आपको फोकस करना है, मतलब टू द पॉइंट। यानी यूरिया लीवर में बनता है, जनरल नॉलेज होता है, मतलब ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन यूरिया जो लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया साइकिल की शुरुआत होती है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। नाउ यू कैन सी दिस द आउटलाइन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सेल चैप्टर जो है, सेल चैप्टर, तो सेल चैप्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए। यू शुड नो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो आउटलाइन में देखा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटलाइन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने शुरुआत वाला जो मटेरियल यहाँ पर कंसीडर किया है कि 2 molecules of ammonia, 1 molecule of CO2, 2 molecules of ammonia, 1 molecule of CO2, and in the presence of what? Carboxyl phosphate, ध्यान रखना पर यहाँ पर कार्बोक्सिल फॉस्फेट सिंथेटिस नाम का जो एंजाइम है, ओके, तो इसके प्रेजेंस में अमोनिया और CO2, कार्बोक्सिल फॉस्फेट सिंथेटिस के प्रेजेंस में इसका कन्वर्शन होगा कार्बोक्सिल फॉस्फेट। ये कंपाउंड यहाँ पर बना, देखो इसका कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिल फॉस्फेट। मतलब ध्यान रखना कि शुरुआत में हमने यहाँ पर जो कंसीडर किया था, हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, अमोनिया लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहां पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, एक CO2 का मॉलिक्यूल, इनके बीच में रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन के अंदर हमने 2 ATP यहाँ पर फीड किया है और 2 ATP से 2 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने। मतलब इस प्रोसेस के अंदर हमने 2 ATP खर्च किए प्रोसेस को, यू नो एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन नीड एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी का इनपुट है 2 ATP प्लस 2 ADP प्लस IP, यानी हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अलग किया है। और यहाँ पर एंजाइम हम देख रहे हैं प्रोसेस के अंदर, दैट इज अ कार्बोक्सिल फॉस्फेट सिंथेटेस। ये पहला एंजाइम है इस प्रोसेस के अंदर। और इस यहाँ पर साइकिल के अभी ये शुरुआत वाले स्टेप्स है और कार्बोक्सिल फॉस्फेट ये प्रोडक्ट आपके पास रेडी है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑर्निथिन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोडक्ट होता है इसका ऑर्निथिन, जो मैंने यहाँ पर शो किया ऑर्निथिन। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑर्निथिन जो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वो कार्बोक्सिल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है। ये ऑर्निथिन कार्बोक्सिल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पर बनता है सिट्रुलिन। यहाँ पर बनता है सिट्रुलिन, यहाँ पर सिट्रुलिन बनता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यानी हम देख रहे हैं कि एक्चुअली अमोनिया से लेकर सिट्रुलिन तक की जो चेंजेस है यूरिया साइकिल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। आपको एक बार फिर से फोकस करना है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट देखे, माइटोकॉन्ड्रिया और ये नीचे का पोर्शन साइटोप्लाज्म है, और ओवरऑल ये जो सेल आप कंसीडर कर रही है हिपैटोसाइट है। तो अभी तक हमने हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले चेंजेस पर हमने फोकस किया है।
हमने शुरुआत अमोनिया प्लस CO2 से की थी, हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिला कार्बोनिल फॉस्फेट, फिर यहाँ पर ऑर्निथीन कार्बोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में ऑर्निथीन कार्बोनिल फॉस्फेट के साथ कंबाइन हुआ और सिट्रुलिन बना। अभी एंजाइम के नाम जो होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और रिएक्शन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कार्बोनिल फॉस्फेट बन रहा था तो एंजाइम का नाम था कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटिक्स। यहाँ पर अब देखिए कि कार्बोनिल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ऑर्निथीन और एक कार्बोनिल और ट्रांसफरेज मतलब ऑर्निथीन कार्बोनिल कंबाइन होने के बाद दोनों में चेंज होके एक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज अ सिट्रुलिन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट नेम ऑफ एंजाइम इज गिवन। तो उस तरह से आप एंजाइम के नाम भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। एक्चुअली यूरिया साइकिल आपको यहाँ पर पढ़ाने का पर्पस है कि एक्चुअली जब आप यूरिया साइकिल अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आपको यूरिया बनने की प्रक्रिया जब ध्यान में आएगी तो आपको आगे चलकर उसका फायदा होता है। कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके पास आपको मदद होती है। तो मैकेनिकली आपको जाने की जरूरत नहीं, जब आपके पास 100% अंडरस्टैंडिंग होती है आप अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ सिट्रुलिन तक हम माइटोकॉन्ड्रिया में थे, अभी सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आएगा। देखो हम कौन से सेल में प्रेजेंट है, लीवर सेल में। लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में थे, हमने वहां पर अमोनिया के साथ कंबाइन करके अभी प्रोडक्ट हमें मिला सिट्रुलिन। नाउ सिट्रुलिन कम्स आउट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया और सिट्रुलिन कंबाइन विद एस्पार्टिक एसिड और यहां पर भी हमने एटीपी ऐड किया है। आप देख रहे हैं एटीपी का कन्वर्जन यहां पर एएमपी में हुआ है, एटीपी कन्वर्ट इनटू एएमपी। यहां पर आप देख रहे हैं ये एटीपी और ये एएमपी है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और सिट्रुलिन कंबाइन विद एस्पार्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और यहां पर एंजाइम है देख दैट यहां पर देख रहे हैं कि आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटिक्स। सिंपल है क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन रहा है और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड होने की वजह से आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटिक्स यानी इस तरह से यहां पर लेबल किया गया है। और फिर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो होता है उससे आप देख रहे हैं यहां पर यहाँ की फ्यूमरिक एसिड यहां से रिलीज होता है, यानी इस यूरिया साइकिल के अंदर आर्जिनोसक्सिनिक से फ्यूमरिक एसिड यहां पर रिलीज होता है। एक्चुअली फ्यूमरिक एसिड को फ्यूमरेट भी कहते हैं, फ्यूमरिक एसिड आल्सो नोन एज अ फ्यूमरेट, इसे फ्यूमरेट भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आर्जिनिक एसिड से फ्यूमरेट रिलीज हो गया है या फ्यूमरेट रिलीज हो गया है और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड रिलीज हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा आर्जिनिन। आर्जिनिन देखो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ गया, सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टिक एसिड कंबाइन हो गया, एक एटीपी हमने ऐड कर दिया, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यहां पर बना हुआ है और आर्जिनोसक्सिनिक में से फ्यूमरिक एसिड रिलीज हो गया और रिलीज होने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिला है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन जो होगा ध्यान रखना कि आर्जिनिन से आप यहां पर देखेंगे कि आर्जिनेज यहां पर आर्जिनेज के प्रेजेंस में आप देखेंगे आर्जिनिन का कन्वर्जन आर्जिनेज और बाद में आप देखेंगे यहां पर एक आर्जिनेज के अंदर जब बने आर्जिनेज बनेगा और आर्जिनेज जब बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड होगा और यूरिया ऐसे एलिमेंट हो जाएगा। और एक्चुअली आपने देखा कि आर्जिनेज जो आपके यहां पर बना है आर्जिनिन के बाद आर्जिनेज और आर्जिनेज से क्या हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, यूरिया बाहर रिलीज हो गया और यूरिया बाहर रिलीज होने के बाद ऑर्निथीन वापस बन गया। मतलब आप देख रहे हैं यहां पर कि आर्जिनेज के अंदर वाटर ऐड करने की वजह से यूरिया बाहर निकल गया और ऑर्निथीन रीजनरेट हो गया, यानी ऑर्निथीन फिर से नई रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। यानी अगर यूरिया साइकिल के अंदर ऑर्निथीन रीजनरेट होता है, व्हिच मॉलिक्यूल रीजनरेट, ऑर्निथीन गेट रीजनरेट। यानी और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑर्निथीन जो रीजनरेट होता है मतलब ये यूरिया बनने के बाद ऑर्निथीन फिर से कहां पर बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि प्रोसेस पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है और पार्टली साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यूरिया यहां पर रेडी हो गया, मतलब ये सारी प्रोसेस लीवर में चल रही थी, अभी लीवर में यूरिया रेडी हो गया, लीवर में यूरिया रेडी हो गया। अभी ये लीवर से यूरिया ब्लड में जाएगा वाया ब्लड। और आपको पता है कि लीवर जो होता है, लीवर को जो ब्लड सप्लाई करेगी उसे कहते हैं हिपैटिक आर्टरी, और लीवर से जो ब्लड विड्रॉल होगा रिमूव किया जाता है वो क्या है, हिपैटिक वेन। तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता है कि हिपैटिक, आप देखेंगे हिपैटिक यानी लीवर,
हिपैटिक आर्टरी और सेकंड पॉइंट आता है हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक आर्टरी हिपैटिक वेन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हिपैटिक आर्टरी हिपैटिक वेन किसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो देखो हिपैटिक आर्टरी ब्रिंग ब्लड टू द लीवर, जिस समय ये ब्लड लीवर में आया था तो उसमें अमोनिया था, बाद में सारी प्रोसेस हो गई और लीवर के अंदर अमोनिया कन्वर्टेड टू यूरिया। तो नेचुरली क्या होगा कि आप देखेंगे कि यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन जो था यहाँ पर कम होगा हिपैटिक आर्टरी के अंदर। अभी लीवर से ब्लड बाहर जा रहा है, जब बाहर जा रहा है तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, कौन सा, यूरिया। इसलिए हिपैटिक वेन के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ध्यान रखना, मतलब एक क्वेश्चन 3 बार पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन मोर यूरिया, तो उसमें हिपैटिक आर्टरी और दूसरा पॉइंट है हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन शोज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। इसका लॉजिक आप देख रहे हैं, क्योंकि जब लीवर की तरफ ब्लड आया था उसमें अमोनिया था और लीवर के अंदर थ्रू यूरिया साइकिल, थ्रू ऑलिगोन साइकिल, थ्रू क्रेब एंसिलेट साइकिल यहाँ पर यूरिया बना है। अभी यूरिया का जो प्रोडक्ट है जो लीवर में बना है वो ब्लड के थ्रू बाहर जा रहा है और ब्लड से मतलब यहाँ पर देखो ना कि लीवर से ब्लड बाहर लेके जाने का काम हिपैटिक वेन करेगी। तो हिपैटिक वेन के अंदर हाईएस्ट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। इस तरह से हमने कहा कि लीवर के अंदर इस तरह से यूरिया का मैन्युफैक्चर होता है। ओके, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमने देखा यहाँ पर कि अलग-अलग टाइप ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट देखे और हमने आज हम देखा कि यूरिया किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ओके, एक थोड़ा रिकैप अगर हम करते हैं लेक्चर का रिकैप, तो रिकैप के अंदर आप देखेंगे कि आज हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर का पहले कंटेंट देखा। सबसे पहले तो आपको पेज नंबर से आप मतलब फैमिलियर हो जाने चाहिए 290 से 301। बाद में मैंने आपको टोटल 8 कंटेंट है, इसके अंदर सब कंटेंट भी है। मैंने आपको ये भूलना नहीं कि मैंने आपको बैकग्राउंड टॉपिक्स बताए हुए जिस पर आपको फोकस करना है और आपको इसके बारे में 100% इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो इस चैप्टर में आपको कम से कम दिक्कत जाएगी, क्योंकि कई बार आप बोलते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं हमें मार्क नहीं मिल रहे, क्योंकि कुछ बेसिक टॉपिक या बैकग्राउंड टॉपिक हमारे मिसिंग होते हैं और वो मिसिंग टॉपिक के साथ जब हम किसी भी टॉपिक को सीखने जाते हैं तो हमें उसका 100% एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है एंड बाद में आपको लगता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे कम मार्क मिल रहे हैं। एक्चुअली एक फंडामेंटल तरीका ये होता है पढ़ने का कि बैकग्राउंड टॉपिक्स आपके 100% क्लियर होने चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम बैकग्राउंड टॉपिक को 100% कवर करें। ओके, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव बाय किडनी ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट मेजॉरिटी टाइम किडनी रिमूव करती है। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी किताब है पेज नंबर 298, तो पेज नंबर 298 पर आपको वहां पर एक स्टेटमेंट दिया है कि सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आल्सो रिमूव थ्रू सलाइवा। जब तो थोड़ा याद रखना है, थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि ज्यादातर इसको हम हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि जब एक्चुअली जो पॉइंट है हमें डाइजेशन के टाइम पर भी पता होना चाहिए, क्योंकि सलाइवा के बारे में मैंने डाइजेशन में पढ़ा है, लेकिन आप उसको वहां पर भी ऐड करके रखना उस चैप्टर में, क्योंकि सलाइवा जब आप डाइजेशन भी पढ़ेंगे तो भी आपको एक पॉइंट एडिशनल पता होना चाहिए कि सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आल्सो रिमूव थ्रू सलाइवा, जो आपका पेज नंबर 298 पर दिया हुआ है। बाद में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन से प्रोडक्ट एक्युमुलेट होते हैं, लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है, उसके रीजंस आपको बताए। कोई भी एक्सरी प्रोडक्ट बॉडी से टोटली रिमूव भी हो सकता है या पार्शियल रिमूव हो सकता है, डिपेंड करता है कि बॉडी का ऑस्मोटिक कंडीशन किस प्रकार की है। बाद में मैंने आपको एक्सक्रीशन इजेशन का डिफरेंस बताया। बाद में हमने देखा कि किस प्रकार के फूड है और फूड का जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होने से कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, और वेस्ट 3 टाइप के आपके सामने आए थे, CO2, H2 और नाइट्रोजनस वेस्ट। और हमने ये भी देखा था कि CO2 किस तरह से एलिमिनेट होता है। तो CO2 का एलिमिनेशन सीखने के लिए आपको ब्रीदिंग चैप्टर का भी थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको सिखाया गया था कि किस तरह से CO2 एलिमिनेट होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरे ऑप्शंस आपके सामने हैं। वाटर एलिमिनेशन के तरीके मैंने आपको बताया। ये भी पॉइंट ज्यादा फोकस करना है कि लंग्स के थ्रू भी हम 400 ml ऑफ वाटर पर डे हम एलिमिनेट कर दे, जो कि हमारे मतलब ध्यान में नहीं आता है, लेकिन 400 ml वाटर आप पर डे लंग्स के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं।
इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर मैंने आपको यहाँ पर देखा था ऑस्मोरेगुलेशन वाली कंसेप्ट, और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर के बारे में अच्छे से रिवाइज करना है। लेकिन एक ध्यान रखना कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट ऑस्मो कन्फॉर्मर। फिर कुछ एक्सट्रीम प्रोडक्ट मैंने आपको लिस्ट दी थी, तो जिनके बारे में आपको लिस्ट को कि आपके ध्यान में रहने चाहिए, ये मैं बताया था, गॉनिन बताया था, एलेक्टोनिन मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ओके। फिर बेंजोइक एसिड के कन्वर्जन्स मैंने बताया है, और जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन का डिफरेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और उसके डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइकिल हमने लास्ट में यहाँ पर स्टडी की वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, ऑर्गेन साइकिल, क्लेमेंसले साइकिल। एक्चुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही टाइटल ध्यान में रखते हैं, आदत आपको ये लगाना है कि तीनों टाइटल एक साथ याद करना है, ओके। इस तरह से यूरिया साइकिल हमने यहाँ पर रिवाइज किया, और आज के दिन में यहाँ पर हम रुकते हैं। अब ऐसे यूरिया साइकिल मतलब किस तरह से यूरिया का होता है, वो हमने ऑर्गेनिक साइकिल के अंदर देखा था। यूरिया साइकिल, ऑर्गेनिक साइकिल, क्रेब-हैंसलेट साइकिल के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। नाउ यू कैन सी हियर एक्चुअली नेचर के अंदर डाइवर्सिटी है, और अलग-अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, और हर ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग टाइप के एक्सक्रीट प्रोडक्ट बनते हैं। एक्चुअली एक्सक्रीट प्रोडक्ट के अनुसार मोड ऑफ एक्सक्रीशन से यहाँ पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अलग-अलग हैबिटेट में रहने की वजह से अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्चुअली यहाँ पर तीन मेन टाइप मोड ऑफ एक्सक्रीशन के हैं। इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीन मेजर जो मोड है उन पर ध्यान देने वाले हैं। उसके बाद में कुछ सब्सिडियरी मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, उसको बाद में कवर करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स। नाउ यू हैव टू सी हियर दैट इज यहाँ पर तीन मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, एक है अमेनोटिलिज्म, दूसरा यूरियोटिलिज्म और तीसरा हेलिकोटिलिज्म। इस टॉपिक का पढ़ने का बढ़िया तरीका है कि आप इसको कंपैरेटिव फॉर्म में सीखें, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म में सीखने से आप एमसी को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं, और पूरा टॉपिक एक कंसेप्ट मैप की तरह से, मतलब कंसेप्ट मैप जैसे आपके दिमाग के अंदर जल्दी फिट हो जाता है। तो इसलिए हम इस चार्ट तरीके से जा रहे हैं, और बायोलॉजी की पढ़ाई कंपैरिजन में चार्ट तरीके से करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नाउ यहाँ पर तीन मेजर मोड ऑफ एक्सक्रीशंस है। तो पहला मोड ऑफ एक्सक्रीशन है अमेनोटिलिज्म, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा है यूरियोटिलिज्म, और तीसरा है यूरिकोटिलिज्म। नाउ इन तीनों को हम एक कॉमन पॉइंट लेके यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आपको सीखने में आसानी रहेगी। नाउ अगर हम यहाँ पर अमेनोटिलिज्म का डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी व्हाट इज अमेनोटिलिज्म, व्हाट इज यूरियोटिलिज्म एंड व्हाट इज यूरिकोटिलिज्म। डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन का पैटर्न एक जैसा है, आपको उसके अंदर कुछ मानों चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेनोटिलिज्म का डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमेनोटिलिज्म। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसे कहते हैं अमेनोटिलिज्म। सेम पैटर्न कैन बी अप्लाई हियर, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट in the form of urea is called यूरियोटिलिज्म। मैंने यहाँ पर फार्मूले भी मेंशन किए, अमोनिया का फार्मूला आपको पता है जो लिखा है यहाँ पर, या यूरिया का फार्मूला NH2CO, NH2 इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। तीसरी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं यूरिकोटिलिज्म। यूरिकोटिलिज्म मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटिलिज्म। और यूरिकोटिलिज्म अगर आपको याद आ रहा है तो हमने कॉकरोच में सीखा था कि कॉकरोच इज यूरिकोटिलिज्म, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट को बिलोंग करता है, और इंसेक्ट रिलीज देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का फार्मूला याद कैसे रखना है, तो उसका एक सिंपल तरीके और ट्रिक है यहाँ पर। यूरिक एसिड CHON, पहले लेटर से ऐड करो CHON, और बाद में आपको नंबर ऐड करना है 5434। यानी आपको बहुत आसानी से ध्यान रखना है, यूरिक एसिड CHON 5434, यानी आपको नींद में अगर कुछ आता है CHON 5434, आप इस तरह से फास्ट बता सकते हैं कि यूरिक एसिड का फार्मूला है CHON 5434। दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड। नाउ ऑर्गेनिज्म, अगर जिस ऑर्गेनिज्म में अमेनोटिलिज्म हो रहा है उसे हम अमेनोटिलिक कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में यूरिकोटिलिज्म हो रहा है, यूरियोटिलिज्म हो रहा है, उसे यूरिकोटिलिक हम कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म
के अंदर यूरिकोटेलिज्म है, उसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सेल करेगा तो अल्बिनोलिक होगा, अगर यूरिया एक्सेल करेगा तो यूरियोटेलिक होगा, और यूरिक एसिड एक्सेल करेगा तो यूरिकोटेलिक होगा। इस तरह से आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। ये फिनोमेनन है और ये ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है। नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ज्यादा एमसीक्यू आते हैं वो एग्जांपल्स, यानी आपको कैटेगराइज करना है कि एग्जांपल पर आपको ध्यान देना है कि कौन से एनिमल अल्बिनोलिज्म का है। उसका बेस्ट एग्जांपल है बोनी फिश, और बोनी फिश को अल्टरनेटिव है टेलिहोस्ट, उसे ऑस्टियोकॉन्ड्रिस भी कहते हैं और इसे टेलिहोस्ट भी कहते हैं, जो आपने किंगडम एनिमल के अंदर सीखा था। तो अल्बिनोलिज्म का पहला एग्जांपल है बोनी फिश, दैट इज अ टेलिहोस्ट। बाद में सेकंड एग्जांपल है एक्वाटिक इंसेक्ट, यानी पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट है वो अल्बिनोलिज्म शो करते हैं। और एक्वाटिक एम्फीबिया, जैसे कि यहाँ पर आप टैडपोल देखेंगे, टैडपोल मतलब इसका लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो इनिशियल स्टेज में जब टैडपोल वाटर में होते हैं, एक्वाटिक कंडीशंस में होते हैं, तो अल्बिनोलिज्म फिनोमेनन ही आते हैं। आपके ध्यान में आएगा जी, जो एनिमल के पास एम्पल वाटर अवेलेबल है, जनरली ऑर्गेनिज्म अल्बिनोलिज्म कैटेगरी में आता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ह्यूमन बीइंग, यानी आप खुद एक एग्जांपल है यूरियोटेलिज्म का। और इसके अंदर दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे मैमल्स के अंदर है यूरियोटेलिज्म। बाद में मरीन फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है और इलास्मोब्रांचस फिश। एक्चुअली तीन अल्टरनेट नेम है। मरीन फिश को हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं और उसी को हम इलास्मोब्रांचस कहते हैं। यानी जब अल्टरनेट नेम जहां पर भी आपको चांस मिलता है तो अल्टरनेट नेम आपको रिवाइज करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं मरीन फिश, कार्टिलेजिनस फिश, इलास्मोब्रांचस, दीस आर थ्री अल्टरनेट नेम। एंड इन शॉर्ट मरीन फिश के अंदर आपको यूरियोटेलिज्म फिनोमेनन मिलता है। और एडल्ट एम्फीबिया, अगर यहाँ पर आप देखेंगे एडल्ट एम्फीबिया है फ्रॉग जो होता है, आप उसके अंदर यूरियोटेलिज्म। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा है, मैंने स्टार लगा हुआ है, अगर फ्रॉग टैडपोल पोजीशन में है, टैडपोल कंडीशन में है, तो अल्बिनोलिज्म होता है, क्योंकि तब उसको वो पानी में रहता है। तो टैडपोल कंडीशन में, यानी लार्वा कंडीशन में फ्रॉग जो होता है अल्बिनोलिज्म होता है, जबकि एडल्ट होने के बाद वो यूरियोटेलिज्म फिनोमेनन शो करता है। Now next point is an example is what यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म का एग्जांपल है बर्ड्स। तो बर्ड्स उनका जो एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट जो वीक एसिड फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो बर्ड्स इज एग्जांपल ऑफ व्हाट यूरिकोटेलिज्म। बाद में दूसरा एग्जांपल यहाँ पर इंसेक्ट है, और इंसेक्ट का एक बेस्ट एग्जांपल आपने इसके पहले सीखा है, दैट इज कॉल्ड कॉकरोच। लैंड स्नेक इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट यूरिकोटेलिज्म। एंड रेप्टाइल्स ऑर्गेनिज्म आल्सो यूरिकोटेलिज्म। जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत कम पानी ड्रिंक करते हैं या पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, और इनको वाटर अवेलेबिलिटी कम होने के लिए होने की वजह से जनरली यूरिकोटेलिज्म फिनोमेनन शो करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर कि यूरिकोटेलिज्म इज अ मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म को पानी बचाना है और उनको पानी बचाकर अगर कोई नाइट्रोजन वेस्ट को करना है तो दे गो फॉर द कैटेगरी दैट इज यूरिकोटेलिज्म। यानी जो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहता है या फिर जिनके पास पानी की कमी है, तो जनरली वो ऑर्गेनिजम्स इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं। तो ये अडॉप्टेशन है फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है। आप देखेंगे यहाँ पर अडॉप्टेशन या एनवायरनमेंट के अंदर भी आप इसे बाद में आपको काम में आ सकता है। अभी एक पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे बर्ड्स के बारे में जो बात करें यहाँ पर एग्जांपल में, तो बर्ड्स जो होते हैं फ्लाइंग अडॉप्टेशन होता है, फ्लाइंग अडॉप्टेशन का वर्ड होता है वोलेंट अडॉप्टेशन। और आपको पता है कि बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाइंग करने के लिए, उनका वेट कम करने के लिए उनके पास यूरिनरी ब्लैडर ऑप्शन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर ऑप्शन होने की वजह से वो यूरिन को स्टोर नहीं कर पाते। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है, वैसे यूरिनरी ब्लैडर बर्ड्स के अंदर नहीं है, क्योंकि उससे उनका वेट बढ़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि उनका नाइट्रोजन स्पेस जो है वो सॉलिड मतलब क्रिस्टल फॉर्म में या पिलेट फॉर्म में सॉलिड एक्स्ट्रा के साथ रिलीज करते हैं। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि क्लोएका जो कंसेप्ट होता है, क्लोएका जो मैंने आपको किंगडम एनिमल के टाइम पर भी सिखाया था, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोएका एक ऐसा कॉमन चेंबर होता है जिसके अंदर यूरिन, सॉलिड वेस्ट और स्पर्म रिलीज करने वाली तीन डक्ट एक कॉमन चेंबर में आती है, उस कॉमन चेंबर को हम क्लोएका कहते हैं। तो बर्ड्स के अंदर क्लोएका वाला कंसेप्ट है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट एक साथ रिलीज होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक ऑब्जर्वेशन करना कि बर्ड का जो एक्सक्रीट है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो ब्राउनिश या
कलर का जो होता है उसके अंदर व्हाइट कलर का जो स्पॉट होता है, तो वो व्हाइट कलर का स्पॉट मतलब यूरिक एसिड होता है। तो आपको बहुत सारे चांसेस मिल जाएंगे टू ऑब्जर्व द एक्सीड ऑफ बर्ड्स। ओके, एक बायोलॉजिस्ट होने की वजह से आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन आपके सराउंडिंग में करते रहने चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि हम रास्ते में खड़े रहते, झाड़ के नीचे खड़े रहते और हमारे शर्ट पर एक्सीड गिर जाता है बर्ड्स का, तो उस समय भी आपको ये चांस लेना है टू ऑब्जर्व यूरिक एसिड। ओके, नाउ द अनदर एग्जांपल इन इंसेक्ट, लैंड स्नेल और रेप्टाइल, ये एग्जांपल है यहाँ पर। नाउ हम तीनों फिनोमेनास को कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके अंदर एक अगला जो पॉइंट है जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है वो है टॉक्सिसिटी। यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर यूरिया, यहाँ पर यूरिक एसिड, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टॉक्सिक अमोनिया है, हाईली टॉक्सिक है। यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक है और लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड। लीस्ट ध्यान रखना, सबसे कम टॉक्सिक जो है यूरिक एसिड है। और टॉक्सिसिटी का संबंध सोलिबिलिटी से है, और मेरे अगले पॉइंट में ध्यान रखना। तो सोलिबिलिटी का पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया हाईली सोल्यूबल है, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल, और हाईली सोल्यूबल होने की वजह से हाईली टॉक्सिक है। अभी ध्यान रखना कि ये यूरिया जो होता है, यूरिया कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल है, दैट्स व्हाई मॉडरेट टॉक्सिक। और यूरिक एसिड तो इनसोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल होने की वजह से लेस टॉक्सिक है। और यही टेक्निक है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए उसका कन्वर्शन इनसोल्यूबल फॉर्म में लेके आते हैं। ओके, और इनसोल्यूबल फॉर्म में आने की वजह से वो लीस्ट टॉक्सिक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लीस्ट टॉक्सिक कौन है? तो आपको ध्यान रखना यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक एंड इनसोल्यूबल। तो एक कंपैरिजन आपको यहां पर ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन इज, अगला पॉइंट कंपैरिजन में करना है कि अगर इनको रिमूव करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम अगर अमोनिया को रिमूव करना है तो उसके लिए 300 टू 500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम अमोनिया के लिए 300 टू 500 ml वाटर आपको लग रहा है। मतलब जिन एनिमल के पास एम्पल वाटर है वही एमिनोटिलिज्म पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की जरूरत ज्यादा होती है। 1 ग्राम यूरिया रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर की जरूरत है, यानी कंपैरेटिवली मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं तो यूनिट का जो वॉल्यूम है 100 ml है, 1.5 लीटर है। मतलब आप देख रहे हैं कि 50 ml अगर वाटर 1 ग्राम यूरिया अगर रिमूव कर रहा है तो ऑन एवरेज हम बता सकते हैं कि 30 ग्राम यूरिया हम 24 आवर्स के अंदर रिमूव कर पाते हैं। तो 30 ग्राम यूरिया रिमूव करने के लिए हमें 1500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ यूरिक एसिड के अंदर सबसे कम पानी लगता है। जैसे 1 ग्राम अगर यूरिक एसिड रिमूव करना है तो दे रिक्वायर जस्ट 10 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर ये बता रहा है कि यूरिकोटिलिज्म इज अ मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी जिन एनिमल्स को पानी बचाना है और नाइट्रोजन बेस को भी रिमूव करना है तो वो दे फॉलो हियर द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड यूरिकोटिलिज्म। ओके, इट्स एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट एनिमल्स एंड दोस हु वांट टू कंजर्व वाटर, उनके लिए यूरिकोटिलिज्म इज द बेस्ट मैकेनिज्म है। एक्चुअली 3 एडेप्टेशंस है, क्योंकि नेचर के अंदर हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ ट्राई टू बिकम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड दैट्स व्हाई दे अडॉप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। नाउ अगला पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है कंपैरिजन में कि प्रोडक्शन। तो किस तरह से प्रोडक्शन होता है। जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे होगा? आपके बॉडी में जो एक्सेस अमीनो एसिड होते हैं वो लीवर में जाकर उनका डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन इनका अमीनो ग्रुप रिमूव होता है। उस डीएमिनेशन के प्रोसेस के टाइम पर अमोनिया बनता है। यानी अमोनिया बनने का टेक्निक मतलब जो मैकेनिज्म आपने यहाँ पर देखा कि एक्सेस अमीनो एसिड लीवर में जाने के बाद डीएमिनेशन होने के बाद अमोनिया बनने वाला है। वैसे यूरिया कैसे बनता है? तो यूरिया साइकिल मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेन की है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में बता सकता हूँ यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जो कि हमने देखा था कि लीवर के मतलब हिपैटोसाइट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर दोनों साइड के अंदर यूरिया साइकिल रन होती है। अब फिर से एक बार यूरिया साइकिल को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिक एसिड बनता है कैसे। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होता है, जो प्यूरिन नाइट्रोजन गैस होता है, तो प्यूरिन नाइट्रोजन गैस अंडरगोज आयनोसिनिक पाथवे, और आयनोसिनिक पाथवे लिवर में होता है और यूरिक एसिड बनता है। यानी आयनोसिनिक पाथवे आल्सो टेक प्लेस इन लिवर।
मतलब आप देख रहे हैं अमोनिया भी लीवर में बन रहा है, यूरिया भी लीवर में बन रहा है, यूरिक एसिड भी लीवर में बन रहा है। तो यूरिक एसिड बनने का मैकेनिज्म कौन सा? आयनोसिनिक पाथवे। और ये आयनोसिनिक पाथवे जो डिस्कस किया था, साइंटिस्ट का नाम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप रिमेंबर कर सकते हैं कि दिस आयनोसिनिक पाथवे was put forth by Buchanan. Buchanan is a scientist name who discovered the inosinic pathway and he explained that the purine nitrogenous bases convert into uric acid. Okay, और uric acid जो रिमूव होता है, uric acid रिमूव in the form of pellet और paste, यानी पेस्ट के फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में uric acid बॉडी से रिलीज होता है। Okay, now we can see the mechanism. तो मैकेनिज्म के अंदर हम देख रहे हैं कि अमोनिया कैसे रिलीज होता है। तो पहला पॉइंट है कि अमोनिया डिफ्यूज होता है, क्योंकि हाईली सोल्यूबल है तो डिफ्यूज होता है बाय बॉडी सरफेस एंड मिल सरफेस। एक्चुअली अमोनिया बॉडी में कंडक्ट होता नहीं, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है। तो जनरली जहां पर अमोनिया बनता है वहीं पर उसको रिलीज होना है, इसलिए अमोनिया डिफ्यूज बाय एंटायर बॉडी सरफेस एज वेल एज गिल सरफेस। एंड इसका जो बॉडी सरफेस, जो एग्जांपल हमने सीखे, इनके बॉडी सरफेस से गिल सरफेस से अमोनिया डिफ्यूज आउट होता है। और एक्चुअली एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ NH4, दैट इज अमोनियम आयन। ये भी पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट से ध्यान रखना है कि अमोनिया एक्सक्रीट कौन से फॉर्म में होता है। तो अमोनिया एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, दैट इज NH4+ आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। और ध्यान रखना कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए नो स्पेशल एक्सक्री ऑर्गन इज रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर नो स्पेशल एक्सक्री ऑर्गन, जिसको आपको हाईलाइट करना है। इसके लिए कोई स्पेशल एक्सक्री ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। ये सब देखेंगे कि यूरिया को अगर एक्सक्रीट करना है तो किडनी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया जनरल बॉडी सरफेस या गिल सरफेस से एक्सक्रीट होता है, तो रिक्वायर नो स्पेशल एक्सक्री ऑर्गन, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ व्हाट अमोनिया। अब देख रहे हैं अभी तीनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये प्रिमिटिव है, उससे ये एडवांस है और उससे ये एडवांस है। ओके, और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तीन मोड ऑफ एक्सक्रीशन बने। नाउ यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यूरियोटेलिज्म में आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होगा अमीनो एसिड के फॉर्म में, अमीनो एसिड लीवर में जाकर ब्रेक डाउन होगी। और मैंने आपको सिखाया वहां पर बनेगा यूरिया, और यूरिया एक पॉइंट ध्यान रखना कि यूरिया लीवर में बनता है, यूरिया लीवर में बनता है, उसको एलिमिनेट करने का काम किडनी करती है। मतलब दो कंसेप्ट कम से कम आपका क्लियर हो जाए, यूरिया बनने की साइड लीवर है और यूरिया एलिमिनेट करने की साइड किडनी है। यानी लीवर का काम है यूरिया को बनाना और किडनी का काम है यूरिया को एलिमिनेट करना। क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है हमें एक्सरी प्रोडक्ट और उनका एलिमिनेशन देखना है, तो यहाँ पर यूरिया बनने की साइड लीवर है और एलिमिनेट करने का काम किडनी करती है। ये दो पॉइंट आपके दिमाग के अंदर पहले फिट होने चाहिए। और अगला जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया था कि यूरिक एसिड का मैकेनिज्म क्या है। यूरिक एसिड रिमूव इन द फॉर्म ऑफ प्लेट और पेस्ट, यानी बर्ड्स नाइट्रोजनस वेस्ट अलग से एक्सक्रीट नहीं करते हैं सॉलिड वेस्ट के साथ। मैंने आपको क्लोरिका का कंसेप्ट बताया कि सॉलिड वेस्ट के साथ मिक्स होकर यहाँ पर यूरिक एसिड रिमूव होता है। एक्चुअली यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्चुअली अमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म ये तीन मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। लेकिन जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी का सोचते हैं तो ह्यूमन बॉडी में यूरिया भी बनता है, अमोनिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में मेजर जो बनता है यूरिया बनता है। और मेजर यूरिया बनने की वजह से हमने इसको यूरिकोटेलिज्म कहा है। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बाकी के प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव गिवन द व्हाट नेम। तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में यूरिया बनता है, अमोनिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूरिया बनता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग कम्स अंडर यूरियोटेलिज्म। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाद में यूरिक एसिड के बारे में हम बाद में सीखने वाले। यूरिक एसिड का भी डिसऑर्डर होता है गाउट, गाउट आपने सुना होगा, दैट इज अ गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ व्हाट यूरिक एसिड। आप एक होमवर्क कर सकते हैं कि गाउट के बारे में आप घर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में हम गाउट टॉपिक पर फोकस करेंगे। तब तक आप गाउट क्या होता है और उसका यूरिक एसिड की नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी में कितनी होती है और यूरिक एसिड ज्यादा होने से कौन से इफेक्ट होते हैं, ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर ये लेक्चर के एंड में, मतलब चैप्टर के एंड में हम इलैबोरेट करने वाले हैं। तो आज हमने जो देखा यहाँ पर कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन अकॉर्डिंग टू द एक्सिलरी प्रोडक्ट, तो तीन
मोड मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल मोड ऑफ इंक्रीजन है जो हम अगले टॉपिक यानी अगले एक्सप्लेनेशन के टाइम पर उसको देखने वाले हैं।